ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे द पीरियोडिक टेबल विच इज चैप्टर नंबर 8 ऑफ आवर केमिस्ट्री। थोड़ा सा ये चैप्टर हम लोग लेट स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको मैं शुरू की बेसिक्स पहले बता दूं, ठीक है, जो कि अब तक क्लियर हो गई होंगी अच्छी खासी। प्रोग्रेस। तो आज स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको पहले से आती होंगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास आपको जो केमिस्ट्री का पेपर आएगा ना, उसके आखिरी पेज पे ये मिलेगा विच इज द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करना है, इससे आपको क्या पता चल रहा है, सारे एलिमेंट्स कहाँ कब यूज होंगे, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, वो सब हमें कैसे पता चलेंगी, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, फर्स्टली देखो हमारे पास ना दो चीजें हैं। अगर मैं पीरियोडिक टेबल को देखूं तो मेरे पास ऐसे करके कॉलम्स हैं। ठीक है, ऐसे करके कॉलम्स हैं और ऐसे करके रोज हैं। ठीक है, इनका क्या फायदा है, ऐसे क्यों है, कुछ देखने को मिल रहा है मुझे, एक पैटर्न रिकग्नाइज हो रहा है। ठीक है, तो भाई देखो सबसे पहले मेरे पास जो कॉलम्स होते हैं ना, मैं उन्हें कहता हूँ ग्रुप। जो मेरे पास एक कॉलम है, ये मेरे पास एक कॉलम है, ठीक है, मैं से कहूंगा ये एक ग्रुप है। ठीक है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप। ठीक है, ग्रुप। और फिर मेरे पास जो ये और ये जो है ऐसे करके एक रो जो है, इसे मैं क्या कहता हूँ, इसे मैं कहता हूँ पीरियड। ठीक है, पीरियड। अब ये ऐसे क्यों है, इनका क्या यूज है, हम सीखते हैं थोड़ा सा आगे चल के। ठीक है, फर्स्टली देखो मेरे पास जो भी पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट होता है वो मुझे क्या बताता है। अगर मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊं, सपोज करो मैं उठा रहा हूँ लिथियम, उठा रहा हूँ मैं, ठीक है, लिथियम उठाता हूँ, Li। तो Li के साथ कुछ ऐसे लगा हुआ है 3 और 7। ठीक है, 3 और 7 लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है भाई, 3 का मतलब है कि इसमें प्रोटॉन 3 है। ठीक है, 3 प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन। और ये इसे कहते हैं मास नंबर। मास का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूक्लियन। ठीक है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सॉरी। तो ये हमारे पास एक एटम है और हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जितने एटम्स हैं सारे इसी सीक्वेंस में। मैं कार्बन उठाता हूँ तो कार्बन में देखो एक छोटा नंबर है, एक बड़ा नंबर है। ठीक है, छोटा नंबर हमेशा रिप्रेजेंट करता है किसको, प्रोटॉन को। छोटा नंबर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोटॉन को। अब देखो, अब हम ना एक चीज देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में ना हमारे पास सारे एलिमेंट्स एक के बाद एक इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर के ऑर्डर में हैं। मतलब क्या, मतलब ये देखो मेरे पास पहले सबसे पहले क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। ठीक है, मेरे पास सबसे पहले आ रहा है हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में देखो पहला है 1, फिर मैं देखता हूँ हीलियम, हीलियम में है 2, फिर उसके बाद मैं सेकंड पीरियड पे आता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18। तो क्या पता चल रहा है मुझे कि मेरी जो पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, वो इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर में है, यानी एक के बाद एक +1 का इजाफा हो रहा है प्रोटॉन्स के अंदर। ठीक है, हीलियम में +2 है तो यहाँ +3 है, फिर +4 है, फिर ये +5 प्रोटॉन्स हैं, फिर +6 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, पहली बात तो हमें पता चल गया कि पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता चल देखते हैं कि भाई हमें पीरियड बताता क्या है इन अ पीरियोडिक टेबल। फर्स्टली पीरियड हमें बताता है कि नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं। आपको पता होगा कि जब मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था तो क्या होता है कि भाई मेरे पास ये एक एलिमेंट का न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस है, मैं Na ले लेता हूँ, Na। ये Na का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब Na के पास टोटल 11, 11 प्रोटॉन होता है Na के पास। ठीक है, 11 प्रोटॉन है। तो मैं कहूंगा कि भाई न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के गिर्द क्या होता है, शेल होता है। उस शेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा शेल होता है। ठीक है, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फाइनली तीसरा शेल जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमारे पास Na का स्ट्रक्चर है, यानी सोडियम का मेरे पास ये स्ट्रक्चर है। अब मुझे भाई इससे पता क्या चल रहा है कि इसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और शेल्स कितने हैं, एक शेल ये रहा, एक शेल ये रहा, एक शेल ये रहा, यानी मेरे पास 3 शेल्स हैं। ठीक है, 3 शेल्स हैं। हर एटम के जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके उतने ज्यादा शेल्स होंगे। ठीक है,
और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बता चुका हूँ कि पहले शेल में दो, फिर उसके बाद आठ आठ चलते रहते हैं, फिर दूसरे शेल में आठ, तीसरे शेल में आठ, चौथे शेल में आठ, और चलते रहेंगे। आखिरी शेल में जो रिमेनिंग होते हैं वो आ जाते हैं। सपोज करो अगर चार रह गए तो मैं चार लिख दूंगा, अगर तीन रह गए तो तीन लिख दूंगा, मर्जी होती है, ठीक है। तब देखो मेरे पास पीरियड ना मुझे क्या बता रहा है कि अगर देखो मैं, ये मेरे पास पीरियड वन है, ये वन है, और ये वाला जो है ये पूरा पीरियड टू है, ठीक है, टू है। अब देखो मैं पीरियड टू में कोई सा भी एलिमेंट उठा लूं, मैं लिथियम उठा लूं, या नाइट्रोजन उठा लूं, या ऑक्सीजन उठा लूं, या फ्लोरीन उठा लूं, या नियॉन उठा लूं, उन सब के पास दो शेल्स होंगे, ठीक है, दो शेल्स होंगे, ठीक है। उन सब के पास कितने शेल्स होंगे? दो शेल्स होंगे। अब देखो लिथियम के पास तीन इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास कितने शेल्स आ रहे हैं? पहले शेल में दो, दूसरे शेल में एक, दो शेल आ गए, ठीक है। बेरिलियम लिथियम के बाद ही आता है, लिथियम के बाद आता है, तो उसमें हमारे पास पांच इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में दो, दूसरे शेल में तीन। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा भाई? इसका स्ट्रक्चर होगा बीई, पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, वन टू, और दूसरे शेल में तीन इलेक्ट्रॉन आ गए, वन टू थ्री। तो देखो शेल्स कितने हैं? एक शेल और दो शेल, ये पीरियड टू में, ठीक है। अब मैं थर्ड पीरियड देखता हूँ। थर्ड पीरियड में मैंने Na उठाया, ठीक है, मेरे पास देखो थर्ड पीरियड में ये रहा, ये मेरा थर्ड पीरियड है। Na के बाद Mg के बाद एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इन सब में, इन सब के पास देखो कौन से पीरियड में, ये थर्ड पीरियड में, तो मतलब इनके पास तीन शेल्स होंगे, ठीक है। एक सेकंड में मुझे जरा, ठीक है। मुझे क्या पता चल रहा है कि भाई जो भी पीरियड है उसके अंदर जो उस पीरियड का नंबर है वही उसके, एक मेरा पेन गुम हो गया, ये रहा, ठीक है। अब देखो मेरे पास अगर मैंने Na उठाता हूँ, Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11। तो पहले शेल में दो, दूसरे शेल में एट, तीसरे शेल में एक, कितने शेल्स आ रहे हैं? तीन शेल्स आ रहे हैं। मैं उठाता हूँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल में दो, दूसरे शेल में एट, तीसरे शेल में दो, फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? ये भी तीन शेल्स आ गए। मैं चलो उठाता हूँ सल्फर, सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन है, 16, तो मतलब पहले शेल में दो, दूसरे शेल में आठ, तीसरे शेल में सिक्स, अभी भी कितने शेल्स हैं? थ्री शेल्स हैं, ठीक है। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि देखो Na उठा लिया तीन शेल्स, मैग्नीशियम उठा लिया तीन शेल्स, एल्यूमिनियम उठा लिया तीन शेल्स, मैं पीरियड थ्री के अक्रॉस कोई सा भी एलिमेंट उठा लूं उसके तीन शेल्स होंगे टोटल, ठीक है। फोर्थ पीरियड देखते हैं। देखो फोर्थ पीरियड में मेरे पास के आता है, पोटेशियम आता है, उसके पास 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो पहले शेल में दो, दूसरे शेल में एट, तीसरे शेल में एट, और चौथे शेल में वन इलेक्ट्रॉन आ गया। कितने शेल आ गए? फोर शेल आ गए, ठीक है। कैल्शियम उठाता हूँ, कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कॉन्फ़िगरेशन ये देखो, शेल्स कितने आ रहे हैं? फोर शेल्स आ रहे हैं। अब मैं जो भी पीरियड नंबर होगा, पीरियड वन हो तो एक शेल होगा, पीरियड टू होगा दो शेल होंगे, पीरियड थ्री होगा तीन शेल होंगे। जो भी मेरे पास पीरियड नंबर होगा उसमें कोई सा भी एलिमेंट में उठा लूं उसके उतने ही शेल्स होंगे जितना उसका पीरियड नंबर होगा, ठीक है। दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आपको ये चीज याद करनी है कि मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक ट्रांजिशन कहाँ पे है, ठीक है। ये स्टेयर केस बनता है एक छोटा सा, जो मैंने पीरियोडिक टेबल अटैच किया, तो देखो यहाँ पे मैं बोरॉन से ऐसे एक स्टेयर केस बनाऊंगा, ठीक है। बोरॉन से सिलिकॉन, सिलिकॉन से एस्टेटीन, ठीक है, और ये मैं एक स्टेयर केस बना दूंगा। जब ये स्टेयर केस बन जाएगा तो मतलब सेपरेशन हो गई। जो मेरे पास ये ब्लू शेडेड एरिया है ये सारे मेरे पास मेटल्स हैं, ठीक है, ये सारे मेरे पास मेटल्स हैं, मेटल्स हैं। और मेरे पास जो रेड वाले हैं, रेड वाले मेरे पास नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल, ठीक है। इज दिस क्लियर? ये आपको याद करना है कि भाई हमारे पास स्टेयरकेस कहाँ पे बन रही है, यहाँ ऐसे स्टेयरकेस बनती है, ठीक है। जैसे ही आपको पीरियोडिक टेबल मिले आपको स्टेयरकेस बना लेनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारे पास थोड़ा सा एक जल्दी से डिफरेंस बताता हूँ, मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या है। जो हमारे पास मेटल्स जितने भी है ना वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। मेरे पास देखो मैं सोडियम उठाता हूँ, ठीक है, सोडियम Na, तो Na क्या होगा? Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या करेगा? 2,8,1 उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, वो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना इसे लूज करना चाहेगा ताकि उसके पास सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। यानी मतलब उसका जो वैलेंस शेल है वो पूरा हो जाए,
ठीक है, तो वो इसे लूज करना चाहेगा, इसे लूज करने के लिए वो उसे बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो हमारे पास इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, Na पे क्या चार्ज आ जाएगा, Na+1। ठीक है, मैं जितने भी मेटल्स हैं कोई से भी उठा लूं, अब एल्यूमिनियम उठाता हूँ मैं। ठीक है, एल्यूमिनियम पे बनता है Al3+, मतलब कि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि याद करनी होंगी आपको, कि मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। जो मेटल होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फारग होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, तो वो करंट कैरी करते हैं। ठीक है, इनकी अपीयरेंस यूजुअली शाइनी होती है, मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, और हाई हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इनके। ठीक है, नॉन मेटल्स में क्या है कि भाई ये ज्यादातर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं या शेयर कर लेते हैं आपस में। ठीक है, उसके अलावा हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स अच्छे नहीं होते, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी नहीं है, तो ये हीट कैसे कंडक्ट करेंगे, ना ही इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेंगे। ठीक है, अपेयरेंस इनकी डल सी होती है, ब्रिटल होते हैं सॉलिड फॉर्म में, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इनके। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमने अभी तक पीरियड देख लिए ये वाले, अब हम देखेंगे ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या है, ये वाली चीजें, ये हमारे पास ग्रुप्स कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो, हमारे पास सबसे पहले बात करूंगा मैं ग्रुप 1 से ग्रुप 3 की, लेकिन पहले ग्रुप समझें उससे पहले देखो, ग्रुप हमें क्या बताता है। ग्रुप हमें बताता है कि भाई एक एटम के पास कोई सा भी एलिमेंट उठा लूं, उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, सपोज करो मैं ग्रुप 1 उठा रहा हूँ, ग्रुप 1 में मैं कोई सा भी एटम उठा लूं ना, लिथियम उठाता हूँ, लिथियम के पास पहले शेल में दो, देखो पहले शेल में दो, दूसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे। देखो आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैं उठाता हूँ सोडियम, 11 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम उठा लिया, 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर मैं ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ, तो ग्रुप 1 का मतलब ये है कि सारे के सारे ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं लिथियम लेता हूँ, Li लिया मैंने, तो पहले शेल में तो दो आ गए, 1 2, और दूसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, मतलब ये वाला जो शेल है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ये लूज करेगा। ठीक है, अब अगर मैं ग्रुप 2 की बात कर रहा हूँ, तो मतलब ग्रुप 2 में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे लाजमी। ठीक है, मतलब ग्रुप 2 के जो आखिरी शेल होगा कोई से भी एलिमेंट का, उसके पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे। सपोज करो मैं उठा रहा हूँ, हम बेरिलियम उठा लेता हूँ। ठीक है, सपोज करो मैं बेरिलियम उठाता हूँ। ठीक है, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, Be के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, पहले शेल में दो, दूसरे शेल में दो, तो मतलब यहाँ दो और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन साथ में होगा इसके। तो मतलब क्या पता चल रहा है कि देखो जो आखिरी शेल है उसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब देखो मैंने बेरिलियम लिया, दो इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम उठा लूँ, दो इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम उठा लूँ, आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ग्रुप नंबर क्या बता रहा है, ग्रुप नंबर मुझे बता रहा है कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इसकी, ये मेरे पास ग्रुप 3 है। ठीक है, अच्छा ये जो चीज है इसका कोई ग्रुप नहीं है। ठीक है, इनका नो ग्रुप, तो हम इसको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, इनको हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन इनका कोई ग्रुप नहीं है। मूविंग ऑन, हमारे पास ये होता है ग्रुप 1, ये मेरे पास है ग्रुप 2, ये मेरे पास है ग्रुप 3। ग्रुप 3 का मतलब क्या है, ग्रुप 3 का मतलब है कि इनके आखिरी शेल में, एल्यूमिनियम उठाता हूँ, एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, मैं कोई सा भी ग्रुप 3 का मेटल उठा लूं या कोई सा भी एलिमेंट उठा लूं, उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप 7 की बात करता हूँ, ग्रुप 7 में क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन, क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन्स है, 17 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, पहले शेल में दो, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 7, तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ग्रुप नंबर भी क्या है, ग्रुप नंबर भी 7 है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर हमें क्या बता रहा है, ग्रुप नंबर मुझे ये बता रहा है कि भाई आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब देखो ग्रुप नंबर से ना हमें आयोनिक चार्ज भी पता चलता है। आयोनिक चार्ज क्या भला है भाई, आयोनिक चार्ज है बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन और एक एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि जितने भी मेटल्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक है, वो गेन नहीं करेंगे, तो उन पे प्लस चार्ज आना चाहिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो आपको कैटायंस का वर्ड पता होना चाहिए कि भाई जो फॉर्म पॉजिटिव आयन करें, पॉजिटिव आयन कौन से होते हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया। सपोज करो मेरे पास Na है, सोडियम उठाता हूँ मैं, सोडियम, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
जब मैं सोडियम का आयन उठाता हूँ तो उसका 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होता है। तो एक कैटायन है। कैटायन कैसे याद रहेगा आपको भाई? कि पॉजिटिव आयन जो है वो कैटायंस है, और जो नेगेटिव आयन है वो एनायन होते हैं। अब याद कैसे करें भाई? इसकी सिंपल ट्रिक है। आपके पास देखो, कैट के पास क्या होते हैं? कैट के पास होते हैं पॉज। ठीक है, तो कैटायंस पॉजिटिव। ठीक है, बस ये याद कर लो, छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप हैव। अब देखो मेरे पास, अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 1 से 3 की, ठीक है, तो क्या होगा? ग्रुप 1 से 3 के पास अगर मैं ग्रुप 1 की बात करता हूँ तो उन सब के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 2 की बात करता हूँ तो उन सब के आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप 3 की बात करता हूँ तो उनके आउटर शेल्स में तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये एक छोटी सी ट्रिक याद करो कि फोर से पीछे पीछे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, फोर से पीछे पीछे जितने भी एटम्स हैं, यानी कोई सा भी ऐसा एलिमेंट जिसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उससे पहले पहले वो ज्यादातर अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। ठीक है, यानी 1 2 और 3 जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। ठीक है, अब देखो ग्रुप 1 से 3 जो है इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। ग्रुप 1 विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एन आयन ऑफ +1 चार्ज। देखो मैं लिथियम उठाता हूँ, तो लिथियम के पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसने उसे निकाल दिया, उसने किक आउट कर दिया अपने पास से, तो Li+ बन गया। और उसके अब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स बचे। सोडियम उठाता हूँ मैं, तो सोडियम +1 का क्या हुआ? उसने ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये लूज कर दिया। पोटेशियम उठाया, पोटेशियम ने भी अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है, ग्रुप 2 को उठाता हूँ, तो देखो ग्रुप 2 में बेरिलियम है। बेरिलियम के पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में दो इलेक्ट्रॉन, वो अपना उसने दूसरे शेल को निकाल दिया, अपने पास से हटा दिया। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन उसने किक आउट कर दिए। तो अब बेरिलियम विद 2+ चार्ज बन गया। ठीक है, इसके ऊपर 2+ चार्ज है। फिर अब देखो, आप इसे 2+ भी कह सकते हो, +2 भी कह सकते हो, मर्जी है। यानी टू क्या बता रहा है? टू बता रहा है, मुझे बता रहा है टू कि भाई दो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। ठीक है, टू क्या बता रहा है? कि दो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। ठीक है, अगर सिर्फ ऐसे लिखा है Li+, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला है। जब कोई नंबर नहीं लिखता ना, तो इसका मतलब होता है 1। ठीक है, अगर आपको अक्सर मिलेगा Na+, का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 3 को देखो, ग्रुप 3 में एल्यूमिनियम आ रहा है हमारे पास। एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, पहले शेल में दो, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 3। ये जो इस शेल को निकाल लेगा, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास से किक आउट कर देगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देगा। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा Al3+। Al3+, थ्री क्या बता रहा है? थ्री मुझे बता रहा है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब ग्रुप 4 को छोड़ के, ये मेरे पास, ये तो मेरे पास था ग्रुप 3 तक का। ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ग्रुप 4 जो है वो ज्यादातर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स। फिर मैं बात करता हूँ ग्रुप 5 से ग्रुप 7 की। ये मेरे पास है, ये मेरे पास है ग्रुप 5, ये मेरे पास है ग्रुप 6, और ये मेरे पास है ग्रुप 7। ठीक है, अब देखो ये सारे हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, गेन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। ठीक है, किसी और से इलेक्ट्रॉन लेंगे। एलिमेंट्स इन दीज ग्रुप्स हैव 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स, दे टेंड टू लूज देम। अब सपोज करो मेरे पास क्लोरीन है। दे टेंड टू गेन देम, क्या करता हूँ मैं? गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर वैलेंस। इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है क्लोरीन की। देखो क्लोरीन के पास ना 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, पहले शेल में दो, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 7। ठीक है, क्योंकि ग्रुप 7 है तो उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मुझे बताओ, इससे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका आखिरी शेल पूरा हो जाए। इसके लिए क्या आसान है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास से निकाल ले, 7 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल ले, या एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। इसके लिए क्या आसान होगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, क्या आसान होगा इसके लिए? इसके लिए एक गेन कर ले, वेरी गुड। ठीक है, देखो अब इसके लिए क्या आसान है? इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो अब मैं क्या करेगा, ये करेगा Cl-, इसका मतलब है अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन। और ये यूजुअली बॉन्ड कैसे बनाता है? देखो मेरे पास सोडियम है। सोडियम ना
एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो हमारे पास बन जाता है NaCl, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। ठीक है, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट रिलेशनशिप इन केमिस्ट्री। ठीक है, अब अगर मैं उठाता हूँ कोई कोई और सभी एलिमेंट उठा लूँ, सपोज करो ग्रुप 7 की बजाय मैं उठाता हूँ ऑक्सीजन उठा लेता हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन है। मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 4। ठीक है, यही कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या आसान है, ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले किसी तरीके से। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो किसी और से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ओहो, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके लिए क्या आसान है कि 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए ज्यादा आसान है। ठीक है, अब देखो, तो ये क्या चार्ज बनाते हैं O2 माइनस। मतलब क्या है इस बात का कि 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 2,8। यानी देखो आखिरी ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 शेल्स पूरा हो गया इसके पास, बिल्कुल हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ठीक है, अब इसके इसकी एग्जांपल देखो, मैं लेता हूँ मैग्नीशियम। Mg के पास 12 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 इलेक्ट्रॉन। Mg क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा क्योंकि ग्रुप 2 में Mg। ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है? 2,8। और वैसे 2 होती लेकिन इसने इन 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया अपने पास से। तो अब देखो इसका आखिरी शेल पूरा हो गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ पे। ठीक है, ये 2,6 था, 2,6 था प्लस 2 हो गया, ये भी 8 पूरे हो गए, दोनों हैप्पी हो गए। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। ठीक है तो हमारे पास जो ग्रुप 5 से 7 तक के हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब आपको एक चीज बताता हूँ जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेगी, जो कि आई वांट यू टू डू। ठीक है, जैसे ही आपके पीरियोडिक टेबल खोलोगे ना, अपना एग्जाम का आखिरी पेपर खोलना, आखिरी पेज पे पीरियोडिक टेबल बना हुआ होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो ग्रुप 1 है उसके ऊपर लिख दो +1। ठीक है, जो ग्रुप 2 है उसके ऊपर लिख दो +2, जो ग्रुप 3 है उसके ऊपर लिख दो +3। ग्रुप 4 को छोड़ के ग्रुप 5 को देखो। अब ग्रुप 5 का कितने इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में? इसके पास है टोटल 5 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में। तो इसके लिए क्या आसान है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो यहाँ लिखो -3, यहाँ लिखो -2 और यहाँ लिखो -1। यहाँ +-4 दोनों लिख लेता हूँ मैं अक्सर। ठीक है, अब देखो आपको ये नंबर याद रखना है, +1 +2 +3 +-4 -3 -2 -1। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास ग्रुप 7 है, ग्रुप 7 एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, अगर मैं ग्रुप 6 की बात कर रहा हूँ तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, -2। ठीक है, मैं ग्रुप 5 की बात करता हूँ तो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। ठीक है, समझ आ रही है? ये ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ये लाजमी कर लेना, इससे बहुत हेल्प होती है, ट्रस्ट में, दिमाग लगाना नहीं पड़ता। वैसे तो बाय द टाइम जब आप लोगों की जब CIs का टाइम होगा ना, तो आप लोग ये चीजें रट चुकी होंगी, इतनी प्रैक्टिस करोगे कि चीजें याद हो जाएंगी। लेकिन स्टिल एन एग्जाम टिप के लिहाज से कर लिया, लिख लेना ये चीज। ठीक है, अच्छा, अब देखो हमारे पास ग्रुप 8 जरा अनोखा ग्रुप है। वो हमारे पास ना नोबल गैसेस हैं, इन्हें हम कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, वजह क्या है? वजह यह है कि नोबल गैसेस का ना आखिरी जो शेल होता है वो पूरा होता है। मतलब उन्हें इलेक्ट्रॉन ना लेने की, उन्हें ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ना देने की जरूरत है। रेयर लाइक द रिच पीपल ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है, कंजूस रिच बाय द वे, जिन्हें इलेक्ट्रॉन ना वो लेते हैं किसी से, ना वो किसी को देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं जैसे हम हैं वैसे ही हम खुश हैं। अब देखो मैं हीलियम उठा रहा हूँ। ठीक है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पहला शेल पूरा हो गया। ठीक है, मैं उठाता हूँ, चलो आर्गन उठा लेते हैं, नियॉन उठा लो, चलो नियॉन। नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो Ne के पास इलेक्ट्रॉन है 10, तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, आखिरी शेल फुल है इसका। ठीक है, तो ये वाले जो एलिमेंट्स है ना, ये सारी गैसेस जो नोबल गैसेस, ये सारी की सारी ना स्टेबल गैसेस हैं, ये रिएक्शन नहीं करती किसी से। ठीक है, ये अपने आप में ही मगन रहती हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। The outer electrons are mainly responsible for the chemical properties of any element. ठीक है, therefore elements in the same group have the same chemical properties. मतलब क्या है भाई? देखो मेरे पास लिथियम अगर है, लिथियम ग्रुप 1 का है, तो मतलब इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ला आउटर शेल, आउटर
शेल, ठीक है। और ये मेरे पास है ग्रुप वन। ग्रुप वन का जो आउटर शेल है सब में प्लस एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हमारे पास एक बात याद रखना, जो केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है ना, वो डिपेंड करती हैं किस पे, वो डिपेंड हमारी करती हैं आउटर इलेक्ट्रॉन कितना है, यानी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर डिपेंड करती हैं। साथ में थोड़ा डिस्टेंस से भी मैटर करता है, लेकिन अभी वो छोड़ दो। एज एन ओ लेवल एस्पिरेंट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही हैं वो कर रही हैं आखिरी शेल पे। यानी अगर मैं लिथियम ले रहा हूँ तो Li पहला शेल और ये दूसरा शेल, ठीक है। पहले शेल में दो हो गए, तीसरे शेल में एक हो गया। अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसे लूज करेगा, इसे निकाल देगा, किक आउट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद Na को ले लो, Na भी अपना एक किक आउट करेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई जो ग्रुप वन के जितने भी, ग्रुप वन के जो वो है ना एलिमेंट्स हैं, उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। हो सकता है कुछ ज्यादा रिएक्टिव हो, कुछ कम रिएक्टिव हो, लेकिन प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, ठीक है। अगर मैं ग्रुप सेवन ले रहा हूँ, ठीक है, ग्रुप सेवन सारे के सारे के सबके पास आखिरी शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और सारे के सारे वन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो मतलब उनकी भी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। अब हम ना हमारे, जब हम बात करते हैं ओ लेवल की आईजीसीएसई की, तो हम और हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो हमें चार बातों को ध्यान में रखना होता है। पहली बात है मेल्टिंग पॉइंट, हमें डिस्कस करना होता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी और रिएक्टिविटी, ठीक है। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूँ तो अभी चलो छोड़ो। अब ना हम बात करेंगे, जो हमारे सिलेबस में दो मेन बातें हैं। सबसे पहले हमारे पास है ग्रुप वन की प्रॉपर्टीज, ग्रुप वन की प्रॉपर्टीज, और ग्रुप सेवन की प्रॉपर्टीज, ग्रुप सेवन की प्रॉपर्टीज V2, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है, इनके डिफरेंसेस भी याद रखना है। एग्जाम में इसका बहुत क्वेश्चन पूछता है, लाजमी लाजमी एक ना एक एमसीक्यू तो आता ही आता है इसमें से, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो, जब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, तो हम पूरे ग्रुप की बात करेंगे कि डाउन द होल ग्रुप, के ग्रुप में डेंसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब देखो हमारे पास पहली बात है कि रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रिएक्टिविटी जो है ना, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। अब देखो मेरे पास लिथियम है, पहला मेटल है लिथियम, फिर है सोडियम, फिर है पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ठीक है। जो इनकी रिएक्टिविटी ना, मतलब जो लिथियम होगा वो सोडियम से कम रिएक्टिव होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा, फ्रेंशियम होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा, फ्रेंशियम होगा, ठीक है। अब आपको ये बात आईजीसीएसई वालों को याद करनी है कि भाई क्या चीज कितना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, बस इतना याद करो कि जब मैं लिथियम को पानी में डालूंगा ना, तो क्या होगा, गैसेस प्रोड्यूस होंगी और साथ में सरफेस से मूव करता रहेगा, ठीक है। जब मैं सोडियम को पानी में डालता हूँ तो क्या होगा कि फिजिंग गैसेस अभी भी प्रोड्यूस होंगी और वो ज्यादा मूव ज्यादा करेगा पानी में। अभी मेरे पास असल में मेरा पीसी चल नहीं रहा, मैं आपको इसकी वीडियो दिखाता, ठीक है। मैं पोटेशियम को जैसे ही पानी में डालता हूँ ना, वो आग पकड़ लेता है, बर्स्ट हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाती है उसकी, ठीक है। और पता है आपको पोटेशियम की जो फ्लेम होती है वो पर्पल कलर की होती है, लाइलैक कलर की होती है, ठीक है। फिर हमारे पास रोबीडियम है, रोबीडियम को पानी में डालूंगा स्पार्क हो जाएगा, बहुत जल्दी फट जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सीजियम को पानी में डालूंगा वो भी फट जाएगा, और फ्रेंशियम भी फट जाएगा, ठीक है। तो आपने अब वजह क्या है भाई, क्यों हमारे पास अगर डाउन द ग्रुप हम देख रहे हैं, क्यों रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ये बताओ मुझे, किसी को आइडिया है? मैं बताता हूँ, देखो मैं पहले लिथियम का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। लिथियम Li पहला शेल, दूसरा शेल, ठीक है। पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन। फिर मैं बनाता हूँ Na का स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, ठीक है। तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन, मैं बाकी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना रहा अभी के लिए, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ पोटेशियम, पोटेशियम के पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। क्या एक चीज रियलाइज कर रहे हो आप लोग कि आहिस्ता आहिस्ता शेल इंक्रीज हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, है ना, शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, बिल्कुल इंक्रीज हो रहे हैं। पहले में देखो, पहले में सिर्फ दो शेल थे, एक शेल दो शेल, दूसरे में एक शेल दो शेल और तीन शेल, तीसरा देखो पहला शेल दूसरा शेल तीसरा शेल चौथा शेल। तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब आपको एक बात बताता हूँ, हमारे पास ना जो न्यूक्लियस है, थोड़ी सी ए लेवल्स की बात है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाएगी, इसे समझो। हमारे पास जो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है ना, इसमें होता है प्रोटॉन, इसमें होता है प्लस का चार्ज, प्लस का चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो इनके बीच में ना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है।
मुझे बताओ, आहिस्ता आहिस्ता जितना शेल और जितना इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, सपोज करो एक माइनस का चार्ज इधर है, माइनस का चार्ज इधर है और प्लस का चार्ज इधर है, ठीक है। उसके अलावा और एक माइनस का चार्ज इधर है, एक प्लस का चार्ज इधर है, इन दोनों के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ होगी? अट्रैक्शन इस तरफ ज्यादा होगी ना, क्योंकि क्लोज हैं, यहाँ क्लोज हैं आपस में। जबकि यहाँ देखो कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, कितना दूर डिस्टेंस कितना ज्यादा है। आप देखो कि ऑन एटॉमिक लेवल आपका जो डिस्टेंस है ना वो इंक्रीज होता जा रहा है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का, ठीक है। मेरा जो आउटर इलेक्ट्रॉन है इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है। जबकि देखो लिथियम कितना क्लोज है। अब देखो होगा क्या, ये सब बताने की वजह क्या है कि भाई जब इनके बीच में अट्रैक्शन कम होगी ना, तो जो पोटेशियम है वो बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा कंपेयर टू लिथियम। लिथियम का जो शेल है उसमें अभी भी अट्रैक्शन ज्यादा है कंपेयर टू, जबकि पोटेशियम में अट्रैक्शन कम है, ठीक है, पोटेशियम में अट्रैक्शन कम है। तो पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से लूज कर देगा। समझ रहे हो? मोर अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन, लेस अट्रैक्शन। अब देखो, अगर मैं उठाता हूँ फ्रेंशियम को, ठीक है, इसके पास 87 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 87। इसका पता नहीं क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, पहले शेल में दो, दूसरे शेल में आठ, तीसरे शेल में आठ, चौथे शेल में आठ, आठ, चलता रहेगा चलता रहेगा, आखिर में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब देखो इसके कितने सारे शेल्स हैं, कितने सारे शेल्स हैं, और यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो इसके बीच में और यहाँ आखिरी शेल के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस होगा, कितना ज्यादा डिस्टेंस होगा। तो ये बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा अपने पास से। जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई जो रिएक्टिविटी है ना वो डाउन द ग्रुप बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से लूज हो जा रहा है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मुश्किल से लूज हो रहा है, ठीक है। मेरे पास लिथियम में इलेक्ट्रॉन मुश्किल से लूज हो रहा है, और नीचे नीचे जाते जाते इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से लूज होता जा रहा है। जिसकी वजह से हम कहेंगे कि भाई वो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक और बात बताता चलूं कि जो ये मेटल्स है ना ये सॉफ्ट मेटल्स हैं थोड़े से, ठीक है। उसके अलावा डेंसिटी भी बहुत बढ़ रही है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। वजह क्या है भाई, डेंसिटी इंक्रीज होने की क्या वजह है? देखो, मेरा जो लिथियम है, मैं ना जरा ऊपर आता हूँ, डेंसिटी भी बताता हूँ। अब देखो मेरे पास एक सेकेंड, ये लिथियम है। देखो लिथियम का मास क्या है, लिथियम का मास है 7, ठीक है। सोडियम का मास है 23, पोटेशियम का मास है 39, रोबीडियम का मास है 85, सीजियम का मास है 133। आप सब ने फिजिक्स में एक चीज पढ़ी है, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। देखो वॉल्यूम इतना इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन मास बहुत इंक्रीज हो रहा है। जिसकी वजह से आप देखो लिथियम का मास कम है और सीजियम का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि भाई जो इसकी जो डेंसिटी है ना वो डाउन द ग्रुप बढ़ रही है। यानी जो फ्रेंशियम वगैरह है वो लिथियम से ज्यादा डेंस है, लिथियम कम डेंस है। ठीक है, समझ आ रही है? एक सेकंड रुको, हाँ चला गया, मैं गुम हो गया। उसके अलावा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो हमारे पास ये मेटल्स है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे ना बहुत आसानी से वो हो सकते हैं, बहुत सॉफ्ट मेटल्स हैं। आपको पता है पोटेशियम को आप नाइफ से काट सकते हो, पोटेशियम का एक मेटल है उसको नाइफ से काट सकते हो आप, ठीक है। तो ये बहुत सॉफ्ट मेटल्स है, तो इनकी जो वो है, और ऐसे ऐसे नीचे डाउन द ग्रुप पे और ज्यादा सॉफ्ट होते चले जाते हैं। जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। समझ आ गया भाई? ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स कहते हैं इन्हें। अल्कली मेटल क्यों कहते हैं, आप सबको मैंने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ाया था कि भाई ये हमारे पास वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, इनके जो सॉल्ट्स होते हैं ना वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बढ़ते हैं ग्रुप 7 की तरफ। ग्रुप 7 हमारे पास है हेलोजेंस कहते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन है, ठीक है। आई लव दिस ग्रुप, पता नहीं क्यों मुझे बोलने में बहुत मजा आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा, अब देखो ये जो है ना, ये डायटोमिक नॉन मेटल्स हैं। डायटोमिक मतलब कि ये एग्जिस्ट करते हैं इस स्टेट में, Cl2 के स्टेट में, I2 के स्टेट में, Br2 के स्टेट में। मतलब क्या है इसका? मतलब है क्लोरीन और क्लोरीन आपस में बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं ताकि इनका आखिरी शेल पूरा हो जाए, यानी इनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड हुआ है। आयोडीन और आयोडीन शेल बना के बैठे हुए हैं।
ब्रोमीन और ब्रोमीन आपस में क्या बना के बैठे हैं, बॉन्ड बना के बैठे हैं। ठीक है। अब देखो, इसको एक बात याद रखना, ये वाली जो बातें ना आपको याद करनी होंगी थोड़ी सी। क्लोरीन एक क्या है, गैस है। क्लोरीन का कलर क्या है, येलो कलर की, येलो ग्रीन कलर की होती है। जो हमारे पास पॉइजनस गैस कार्टून्स में दिखाते हैं ना, एक्चुअल पॉइजनस वाली जो येलो ग्रीन कलर की गैस होती है, वो कलर होता है क्लोरीन का। ब्रोमीन लिक्विड है, ठीक है, ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है। और ब्रोमीन का कलर होता है रेड और ब्राउन कलर का। ठीक है। फिर हमारे पास आयोडीन है, वो सॉलिड है, वो ग्रे ब्लैक कलर का होता है। आयोडीन जो वेपर्स है ना, वो पर्पल कलर के होते हैं, याद रखना। वेपर्स और लिक्विड जो पर्पल कलर का है उसका, पर्पल वेपर्स। आपको एग्जामिनर इसको टेस्ट करता है, वो आपसे बोल देगा कि भाई ग्रे ब्लैक सॉलिड या पर्पल ब्लैक वेपर्स, तो आपको याद रखना है कि भाई पर्पल वेपर्स है इसके। वैसे इसका सॉलिड है। लेकिन अब देखो एक बात देखो, यहाँ पे आपको एक चीज पता चली है कि ये गैस है, फिर ये लिक्विड है, फिर ये सॉलिड है। डाउन द ग्रुप आहिस्ता आहिस्ता ये सॉलिडिफाई होता जा रहे हैं, दिख रहा है ना, देखो। फ्लोरीन मेरे पास गैस है, क्लोरीन भी गैस है, गैस, गैस, लिक्विड, फिर ये मेरा सॉलिड, ये भी सॉलिड। ऐसे ऐसे देखो डाउन द ग्रुप ये हार्डन होते जा रहे हैं। ठीक है। इससे भी क्या पता चल रहा है कि भाई जो इनकी डेंसिटी है वो भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है। याद कर लो भाई, डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि मास बढ़ता जा रहा है। मास बढ़ रहा है इनका डाउन द ग्रुप बहुत ज्यादा, तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है। अच्छा, अब इनकी जो रिएक्टिविटी है ना वो डिक्रीज होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। इसकी क्या वजह है भाई, इसकी क्या वजह है, देखो। मैं एक सेकंड जरा जल्दी से दो मैं। अम्म, ठीक है, ये मेरे पास है ग्रुप 7। एक सेकेंड, वाई इज इट सो लार्ज। ग्रुप, ठीक है, ये मेरे पास है ग्रुप 7। और इसमें देखो, इसमें जो मेरे पास रिएक्टिविटी है ना डाउन द ग्रुप, आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। मतलब कि फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होगा क्लोरीन से कंपेयर्ड। ठीक है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस। मतलब कि फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसकी वजह क्या है भाई, इसकी वजह देखो, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर मैं इसका शेल बनाऊं, फ्लोरीन पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 7, ठीक है, 2 शेल आ गए। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ क्लोरीन की, तो क्लोरीन का 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक सेकंड यार जरा, हम इसे यहाँ उठा के ले आते हैं। ये फ्लोरीन का स्ट्रक्चर हो गया, ये मेरे पास क्लोरीन का स्ट्रक्चर है। Cl पहला शेल, दूसरा शेल, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। ठीक है। फिर मेरे पास देखो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के पास 4 शेल्स होंगे। ठीक है, ब्रोमीन, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, आखिरी शेल में सबके 7 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में, क्योंकि ग्रुप 7 है, तो आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। ठीक है, सबके पास। लेकिन वजह क्या है कि भाई न्यूक्लियस से ना डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है दोबारा। रीजन वही है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है ब्रोमीन के लिए। ब्रोमीन का जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा वो बड़े मुश्किल से गेन करेगा कंपेयर टू फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास सिर्फ इतना सा डिस्टेंस है। ठीक है। अब देखो मेरे पास अगर एक प्लस चार्ज इधर है, ठीक है, और एक माइनस चार्ज इधर है, ठीक है, बल्कि इधर है माइनस चार्ज, ये दोनों आपस में बहुत आसानी से, ये प्लस चार्ज इस माइनस को बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर प्लस चार्ज यहाँ पे और माइनस चार्ज यहाँ पे, बीच में इतनी सारी लेयर्स आ रही हैं शेल्स की, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे गेन होगा, ये इलेक्ट्रॉन बड़ी मुश्किल से गेन होगा। ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन बड़ी मुश्किल से गेन होगा, बहुत सारा, बहुत ज्यादा न्यूक्लियस पावर लगेगी। ठीक है।
जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि भाई रिएक्टिविटी जो है ना ग्रुप 7 में, वो डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, क्योंकि मेरे पास शेल नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। देखो, ये मेरे पास पीरियड 2 में, ये पीरियड 2 में, ये पीरियड 3 में, ये पीरियड 4 में है, ये पीरियड 5 में है, पीरियड 6 में। मतलब एस्टेटीन के पास टोटल 6 शेल्स हैं, 6 शेल्स हैं। ठीक है, और आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन अभी और गेन करना है। तो उसको बहुत ज्यादा पावर लगेगी, यानी बहुत ज्यादा चार्ज चाहिए उसे उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। जिसकी वजह से मैं बोलूंगा कि जो रिएक्टिविटी है मेरी, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। वजह क्या है, देखो भाई, मेरे पास क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, फिर ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। देखो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड वो स्टेट चेंज होता जा रहा है इनका। मुझे बताओ ज्यादा ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, गैस का, हाई मेल्टिंग पॉइंट या सॉलिड का है? ऑब्वियसली गैस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक चीज है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? अभी हम ग्रुप 7 की बात करेंगे, मैं मेटल्स की अलग से बात करूंगा। ग्रुप 7 में डिस्प्लेसमेंट, ये देखो, अभी आपने हमने देखा, मुझे बताओ कि फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होगा या क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होगा? ऑब्वियसली फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होगा क्लोरीन से कंपेयर्ड। ठीक है, सिमिलरली ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव होगा या क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होगा? ऑब्वियसली क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होगा। बताओ अब होगा क्या? अगर मेरे पास कोई सॉल्ट है ब्रोमीन का, सपोज करो मेरे पास है NaBr, यार मेरे ये कितना बड़ा हुआ है, रुको। सपोज करो मेरे पास कोई सॉल्ट है, बहुत ही कम हो गया। ठीक है, मेरे पास एक सॉल्ट है NaBr, और मैं इसके साथ मिलाता हूँ क्लोरीन। बताऊं क्या होगा? क्लोरीन क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से, वो क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, इस ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, वो क्या करेगा? वो इस ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा। इस रिप्लेसमेंट को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ सॉल्ट। अब देखो मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन डायटोमिक है तो Cl2 में एग्जिस्ट करेगा, और NaBr, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड कहते हैं सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ब्रोमीन क्या करे, क्लोरीन क्या करेगा, इस ब्रोमीन से एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है। वो बंदे को गाड़ी से निकालेगा, खुद बैठ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली उसने सॉल्ट से, NaBr के सॉल्ट से ब्रोमीन को निकाला और खुद अंदर घुस गया। ठीक है, तो क्या बन गया, NaCl बन गया, और ब्रोमीन अलग हो गया। ठीक है, सिमिलरली अब देखो, अगर ब्रोमीन, मेरे पास ब्रोमीन आयोडीन से ऊपर है, तो अब ब्रोमीन आयोडीन को रिप्लेस करेगा। देखो ना, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, मतलब ब्रोमीन जो है वो आयोडीन से क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, अब मेरे पास अगर सपोज करो सोडियम आयोडाइड है, ठीक है, 2NaI, और Br2 है, तो Br2 क्या करेगा, इस आयोडीन को रिप्लेस कर देगा, इस आयोडीन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो देखो क्या सॉल्ट बन गया, NaBr बन गया, और आयोडीन अलग हो गया। समझ आ रही है सबको? ठीक है, फाइनली आखिरी हमारे पास बचता है नोबल गैसेस। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल्स भी पढ़ाना है। देखो, ट्रांजिशन मेटल्स में बस कुछ इतना खास है नहीं, आपको तीन चार बातें रटनी है, कुछ इतना है नहीं। फर्स्टली हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इनकी डेंसिटीज बहुत हाई हैं। ठीक है, उसके अलावा इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी बहुत हाई हैं। जैसे अब देखो मेरे पास आयरन है, मेरे पास कॉपर है, मेरे पास जिंक है, इन सब की देखो मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत कलरफुल होते हैं। अब सपोज करो कॉपर को आप सबने देखा हुआ है, कैसा कंपाउंड है, कलरफुल कैसा कंपाउंड है, उसका कलर कॉपर, कॉपर का कलर कैसा होता है। ठीक है, सिमिलरली आयरन का जो हमारे पास सॉल्ट्स बनते हैं वो ग्रीन कलर के सॉल्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इनके जो कंपाउंड होते हैं बहुत कलरफुल बनते हैं। उसके बाद ये ऑफन एक्ट्स एज कैटलिस्ट। मतलब क्या है बात इस बात का, कि भाई आप सबने कैटलिस्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपको याद होगा कि हमारे पास जो वो था, अमोनिया का जो रिएक्शन था, उसमें आयरन हमारे पास क्या करता था, कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता था, Fe। ठीक है, तो अब अक्सर ये क्या करते हैं, एक्ट एज अ कैटलिस्ट। लास्टली इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो वेरिएबल है, मतलब इनकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन हो सकती है। मेरे पास आयरन है, ठीक है, Fe, तो Fe2+ भी हो सकता है और Fe3+ भी हो सकता है, यानी आयरन 2 इलेक्ट्रॉन्स भी गेन लूज कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज कर सकता है। ठीक है, Zn, जिंक ले लो, जिंक भी 2+ है, जिंक 3+ भी आता है। ठीक है, तो हमारे पास एक ये चीज हो गई। लास्टली हम बढ़ते हैं नोबल गैसेस पे। दे हैव
full outer shell, outer shell due to which they don't lose or gain electrons and are अनरिएक्टिव। ठीक है। उसके अलावा नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं, मोनो एटॉमिक गैसेस। इसका मतलब क्या है भाई? हमने अभी पढ़ा डायटोमिक गैसेस। डायटोमिक कौन सी थी? जो हमारे पास दो गैसेस साथ मिलकर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे Cl2, ये डायटोमिक है। ठीक है। I2 डायटोमिक है, Br2 डायटोमिक है, O2 डायटोमिक है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ उसकी नोबल गैसेस की, तो क्योंकि इनका आखिरी शेल पूरा है तो इन्हें इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं कर रहे लोग। तो अब मेरे पास आर्गन है, तो आर्गन ऐसे एग्जिस्ट करता है ए आर के तौर पे। ठीक है। मेरे पास नियॉन है, नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन है, पूरे इलेक्ट्रॉन, उसका आखिरी शेल पूरा है, तो वो ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अगेन नोबल गैसेस जो है वो सारी की सारी गैसेस हैं। ठीक है। लेकिन वो किसी से बॉन्ड बना के नहीं बैठी हैं, वो ऐसी फारग बैठी हुई हैं। ठीक है। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। समझ आ गया सब कुछ? हम्म। ठीक है, चलो। गुड। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मजे करो, एंजॉय करो। अल्लाह हाफिज। स्टॉप रिकॉर्डिंग।